हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस मॉक से लिए गए हैं, जो मैंने आपको मॉक प्रोवाइड किया है 5 मॉक टेस्ट पेड वाला। उस मॉक टेस्ट से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं करवाया है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को नहीं लिया है, मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया है जहां पे मुझे लगता है कि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो एक वीडियो मैथ्स की मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें मुझे जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवाऊंगा, और दूसरी वीडियो में आपके अकॉर्डिंग होगा। आपको इस वीडियो के नीचे मॉक टेस्ट में आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं बने या फिर जिसका भी आपको सॉल्यूशन चाहिए मैथ्स में, मैथ्स की बात कर रहा हूं सिर्फ, उसका आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर कैसे लिखना है? जैसे आपको मॉक टेस्ट फर्स्ट में मान के चलिए कि 68 नंबर का क्वेश्चन जो कि मैथ्स का है वो आपसे नहीं बना, तो आप ये लिख के दे दोगे मॉक 1 क्वेश्चन नंबर 68। इस टाइप से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि आपने अभी तक मॉक नहीं लगाया है और मॉक को आपको सीरियसली लगाना है, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। पहले आप पूरे मॉक लगाएं अपने 5 के 5, उसके बाद इस वीडियो को देखें, नहीं तो आपका मॉक स्पॉइल हो जाएगा। ओके, और वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं इस वीडियो में कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आपको ही करना होगा, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्कल से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं टॉप 200 वाली सीरीज में, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, बाकी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं इसमें। देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको कैसे करना है। हमें PQ कॉर्ड दिया गया है, PQ ये कॉर्ड है, एक जीवा दिया गया है हमें, जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, और पूछा क्या गया है डायरेक्ट ये देखते हैं। टीपी पूछा गया है। टीपी क्या है? ये रहा टीपी, जो कि स्पर्श रेखा टेंजेंट है, इसकी लंबाई हमसे पूछी गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें एक दो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और एक कॉन्सेप्ट इसमें नया लगेगा, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आपको इसको भी आपको कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में नोट कर लेना है, और कॉन्सेप्ट वाली कॉपी को अभी लास्ट के दिनों में आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक बताया है सिर्फ उनको रिवाइज करना है, ठीक है। सुबह शाम उसको रिवाइज करते रहना है। तो देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। एक कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कि केंद्र से अगर हम जीवा पे लंब डालते हैं तो ये जीवा को बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो अगर ये पूरी जीवा हमारी 8 सेंटीमीटर की, तो इसको ये 2 भागों में बांट देगा, यानी कि ये 4 और 4 हो जाएगा। ठीक है, पहली थ्योरम के थ्रू हमें ये पता चल गया 4 है। तो अब देखिए इस वाले ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 3 होगा। ये 3 होगा ट्रिपलेट से। ओके, आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट ट्रिपलेट मैंने आपको बोला था याद कर लेने के लिए। तो ये 3 हो गया। अब ये 3 हो गया, हमें बताना है टीपी। टीपी कहाँ है? ये। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये, इसमें हम एक और थ्योरम लगाएंगे जिसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि स्पर्श रेखा टेंजेंट और वृत्त की जीवा जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या फिर टच करते हैं, वो वाला एंगल, और स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पे बनाया गया एंगल, केंद्र पे कौन सा एंगल बना रहा है? ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आया? एक बार और बताता हूं। ये कोई सर्कल है, इस पे हमने ये एक स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, और ये यहाँ पे क्या है? एक जीवा है इसकी। ठीक है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहता है कि स्पर्श रेखा, जैसे PQ स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण, ये स्पर्श रेखा है और ये जीवा है, इन दोनों के बीच में कोण ये बन रहा है, मान के चलते हैं अल्फा। ये जो केंद्र पे कोण बनाती है, जो स्पर्श रेखा है, वो जो केंद्र पे कोण बनाएगी, इसको मानते हैं बीटा। ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये होगा, ये होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ओके, तो हमें पता चल गया ये वाला एंगल, यानी कि एंगल TPR बराबर होगा एंगल इस वाले के, यानी कि POR के बराबर होगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा देखिए, तो इसमें हम लगा देंगे सिमिलैरिटी लग जाएगा। देखिए सिमिलैरिटी किस किस ट्रायंगल में? एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज PTR और त्रिभुज PRO, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे होंगे? देखिए अभी हमने देखा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो एक एंगल बराबर हो गया। फिर दूसरा देखा कि ये 90 है यहाँ पे और ये 90 है इधर, ये दोनों 90 दूसरा एंगल बराबर। तो एंगल से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सिमिलर है, यानी कि समरूप है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि ये जैसे TP अपॉन OP कहाँ है? TP अपॉन OP ये इज इक्वल टू PR अपॉन OR, ये होगा इज इक्वल टू ये वाली भुजा, यानी कि TR अपॉन PR।
ये क्या होंगे, इनका अनुपात बराबर होगा। ओके, तो अब रख देते हैं यहाँ पे। देखिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको टीपी निकालना है, तो एक ये वाला ले लेते हैं और पी आर अपॉन ओ आर ले लेते हैं, ये दोनों ले लेते हैं सिर्फ, यानी टीपी अपॉन ओ पी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ओ आर, ये ले लिया हमने। अब देखिए टीपी की वैल्यू हमें पता करना है, इसको ऐसे रख देते हैं, टीपी अपॉन ओपी पता है क्या हमें, ओपी कहाँ है, ओपी ओपी ये पता है हमें कितना है, ये 5 है, इज इक्वल टू पी आर हमें पता है क्या, पी आर कहाँ पे, पी आर ये, पी आर कितना निकाला था हमने, 4 हो गया, अपॉन ओ आर कहाँ है, ओ आर ये, ओ आर कितना निकला था, ये 3 आया था। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ गया हमारे पास टीपी अपॉन 5 इज इक्वल टू 4/3, यानी टीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इधर चल जाएगा, यानी 20/3 आ गया, 20/3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 20/3 सेंटीमीटर का राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा और एक लगा कि सेंटर से अगर हम जीवा पर लंब खींचते हैं वो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, और तीसरी चीज इसमें क्या लगा, सिमिलैरिटी लगा, तो सिमिलैरिटी से ये क्वेश्चन बनना था। ठीक है, समझ में आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो ये 6 है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई इतनी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। ये घड़ी होती है, ये मिनट की सुई, इसमें मान के चलते हैं कि पूरा कवर करता है, यहां तक जाता है इसके, इसकी लंबाई हमें दिया हुआ है कि 14, यानी कि ये क्या है, आर है, ये क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। हमें बोला गया कि 5 मिनट में ये कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, कितना एरिया कवर करेगा ये। ठीक है, तो हमें सेक्टर निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है, तो बहुत इजीली निकाल लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 मिनट में एंगल कितना कवर करेगा, क्योंकि हमें पता है सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं सेक्टर। सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा कैसे निकालेंगे कि 5 मिनट में वो कितना चल रहा है। अब देखिए मिनट की सुई एक चक्कर कितना 60 मिनट में लगाती है, और टोटल कितना डिग्री चलती है, तो 360 डिग्री को चलना है इसको 60 मिनट में, तो 1 मिनट में ये कितना चल रहा है, 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री चल रहा है, तो 5 मिनट में कितना चलेगा, ये 30 डिग्री। तो 5 मिनट में इसमें 30 डिग्री चलना है, तो ये 30 डिग्री आएगा, थीटा की जगह क्या आएगा, 30 डिग्री, 30 अपॉन 360, पाई की जगह रख देते हैं 22/7, आर हमें पता है 14 इंटू 14। ठीक, ये गया 2 बार में, ये देखिए 0 0, 3 एकम 3 दूनी 6, 12 बार में ये गया, ये 6 बार में गया, और 7 दूनी 14 और 1 15 अपॉन 3, 154/3 आ रहा है। 154/3 को काटेंगे तो आ जाएगा 51.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है जो यहाँ पे, सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल छोड़ती है, वह क्या है। तो देखिए जब छोटे नंबर हो तो डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू इसको कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर हो तो उसको बताऊंगा मैं आपको, एलसीएम के थ्रू करना पड़ेगा उसको। देखिए जब छोटे नंबर है यहाँ पे, जैसे ये 70 125 ये सब छोटे नंबर है, तो हम ऑप्शन के थ्रू चल जाते हैं। बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 70 और 125 को विभाजित करने पर इतना 5 और 8 शेष देती हो। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे ये है। अब देखिए इससे अगर 70 कटेगा, 70 तो कट ही नहीं सकता क्योंकि ये खुद इससे बड़ा, तो ये हट जाएगा, फिर सी भी इससे बड़ा है तो ये भी हट जाएगा। 65, देखिए 65 से हम 70 को काटेंगे तो 5 शेष बच रहा है, और 65 से अगर हम 125 को काटेंगे तो एक बार में जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 60 शेष बचेगा। तो 60 नहीं बचना चाहिए, शेष कितना 8 बनना चाहिए, तो 65 भी नहीं होगा, यानी इसका राइट आंसर 13 होगा। अब 13 से काट के देख लेते हैं, 13 पंजे 65, यानी 5 शेष बचा, और 13 से जब हम 25 को काटेंगे तो 13 9 117, और यहाँ पे 8 शेष बचेगा, तो यानी इसका राइट आंसर 13 है। लेकिन ये तभी काम आएगा जब हमारे पास नंबर छोटे हैं। अब इसको तरीके से कैसे करते हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसको हम इससे या इससे डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर बचता है, तो सबसे पहले आपको जो रिमाइंडर दिया गया है उसको उस संख्या से घटा लेना है। ठीक है, मतलब जो ये संख्या दिया गया 70 और 25, इसके रिस्पेक्टिव इतना इतना रिमाइंडर बच रहा है ना, तो इसको घटा लेना है। तो देखिए जब हम 70 में 5 घटाएंगे तो 65 बचेगा, और जब हम 125 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 117 बचेगा। अब इसका निकालना है आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, 13 इंटू ये कितना होगा 5, और ये कितना होगा 13 इंटू 9। ठीक, तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें, 13, तो 13 हमारे पास आ गया एचसीएफ, और यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको तरीके से किया जाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीनियर इक्वेशन से, रैखिक समीकरण से। यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया कि दो इक्वेशन है और इसका बताना है हमें कितने इसके सॉल्यूशंस होंगे, कितने इसके हल होंगे। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि देखिए ये इक्वेशन ऐसी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये होता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a1 अपॉन a2 जो इसके कांस्टेंट फैक्टर होते हैं इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों बराबर हैं इसका मतलब होता है कि इसके अनंत हल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, इसका मतलब होता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल है, ठीक। और तीसरी कंडीशन होती है कि जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होता है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तब इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं है, नो सॉल्यूशन है, इसका नो सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं है। अब इसमें पूछा जाता है जैसे पहली वाली ये कंडीशन कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब क्या होता है, जो ये रेखाएं हैं ये कहीं ना कहीं जाके आपस में कट करेगी एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और इसका क्या मतलब होता है, जब ये बराबर होती है इसका मतलब होता है जो रेखा है वो एक दूसरे के ऊपर है, एक के ऊपर एक है, इसलिए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंत है, अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वहां पे एक हल निकलता है, उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो इसमें तो एक ही सॉल्यूशन इसलिए निकलता है क्योंकि यहाँ पे एक ही बार में कट करते हैं, एक जगह पे कट करते हैं इसलिए। और जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो तो ये तो अनंत जगह ये अपने आप को कट कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और ये जो तीसरा वाला है इसका मतलब होता है कि जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये कभी मिलेगी नहीं, और जब कभी मिलेगी नहीं तो इसका मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए इसमें नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। अब हमें ये दो इक्वेशन दिया गया है, अब बताना है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या कौन सी कंडीशन इसमें लगेगी। तो देखिए ये है, हम सबसे पहले इसको इस वाले में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी ये जो a1 है, ये b1 है, ये c1 है, इसी प्रकार ये a2 b2 c2 ये है, ठीक है। तो देखिए 5/3, ठीक, और ये है हमारा 15/-9, ठीक। और c क्या है हमारा 8/24/5, 5 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो देखिए ये आ गया 5/3, और इसको भी काट लेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 3 तिया 9, 3 बचे 15, यानी 5/3 ये भी आ गया, और इसको काटेंगे तो 8 तिया 24, ये भी 5/3 आ गया। तो हमारे पास क्या आया, 5/3 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 5/3, यानी कौन सा कंडीशन आया, ये वाला, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या है कि इसके अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया डेयरी इंस्पेक्टर या फिर केमिस्ट के पेपर में किसी एक में आया है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करके जाना है आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, वह संख्या बताओ, ठीक है। तो इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन ट्रिक आपको ज्यादा देर याद नहीं रहेगी, मैं आपको बेसिक से करवाता हूं। देखिए दो अंकों की संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, दो अंकों की संख्या जैसे 82 कुछ भी लेते 36, इसको 82 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 80 + 2 लिख सकता हूं। और इसको और कैसे लिख सकता हूं, 8 × 10 + 2 लिख सकता हूं। इस 36 को कैसे लिख सकता हूं, 30 + 6 लिख सकता हूं, यानी कि 3 × 10 + 6 लिख सकता हूं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए अगर कॉमन निकालोगे तो ये आ रहा है 10x + y, इस टाइप से दो अंकों की संख्या बनती है कोई, तो हम मान लेते हैं जो दो अंकों की संख्या है वो है 10x + y, ठीक है। जहां पे जो x है वो 10, जो 10 का गुणांक है उसके साथ है, मान के चलिए जैसे अगर वो संख्या 82 होगी तो ये जो x है वो 8 है यहाँ पे, ठीक है। और y क्या है, यूनिट डिजिट है उसका, ठीक। तो दो अंकों की संख्या ये मान लिया। अब जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, अंक क्या है हमारे पास x और y, तो x + y कितना है, इसका योग 9 है, इक्वेशन फर्स्ट। यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए, किसमें, इस संख्या में, तो 10x संख्या हमारी क्या है ये, इसमें अगर 27 जोड़ दिया जाए तो
तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। ये वाला इधर चल जाएगा, वो वाला उधर चल जाएगा, है ना। देखिए ये तो किया, इसमें पलटने का मतलब क्या हो गया, इसका 28 हो जाएगा, 82 का 28 हो जाएगा, यानी कि जो y वाला होगा ये यहाँ आ गया और x वाला इधर चला गया। यही मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए जितने भी वेरिएबल है सबको इधर उठा के ले आते हैं, तो 10x प्लस y और इसको उधर भेज देते हैं, माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 27। ठीक, 10x में से एक x गया 9x, इसी प्रकार माइनस 10y में से एक y गया तो ये माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 27। 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, ये आ गया इक्वेशन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करके आया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, इन दोनों को जोड़ देते तो y से y कट जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 6, 9 में से 3 जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 3 रखेगा और 3 ये उधर चल जाएगा तो कितना आएगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 6 आई, तो वो संख्या क्या होगी, हमने संख्या ये माना था, यानी कि 10x प्लस वाई माना था। 10 इंटू एक्स की जगह कितना है 3 और y की जगह कितना है 6, 10 या 30 और प्लस 6 36, यानी वो संख्या क्या है 36 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को आपको रिपीट करके देखना है, मैं इसमें थोड़ा जल्दीबाजी में करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में भी काफी लोगों को दिक्कत आ रही है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, जो त्रिभुज है उसके शीट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे गए हैं। अगर रेखाएं ये है तो उसकी कोऑर्डिनेट्स बताओ, ये पूछा गया हमसे। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करना होता है इसको, कोई भी दो इक्वेशन को उठाओ, जैसे ये उठाया मैंने यहाँ पे 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू आएगी तो पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यानी पहला जो उसका वर्टेक्स होगा, शीट्स होगा, उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर 2 और 3 इक्वेशन को उठाओ तो दूसरा आ जाएगा, फिर 3 और 1 को उठाओ तो तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, इसी प्रकार से ठीक है, ऐसे ही करना है। तो देखिए जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें मैं 2 की इंटू कर देता हूँ ताकि ये बराबर हो जाए, तो ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए आपको। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो y वाले टर्म्स कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 10 प्लस 1 यानी कि 11 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये x की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू 1, 2y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में से 1 गया, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1,0, 1,0 आ गया दो इक्वेशन को सॉल्व करके। तो पहले सीट्स आ गए हमारे पास 1,0। इसी प्रकार 2 और 3 जो ये समीकरण है इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 2,5। फिर आप तीसरे और पहले इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3,-1। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। यही पूछा गया था कि ट्राइंगल का तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था इसमें। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा हो बोट स्ट्रीम और ये सब है, ये कहां से आएगा, हमारे पेपर में आएगा। आपके सिलेबस में है लीनियर इक्वेशन करके एक चैप्टर है क्लास 10th में, वहीं से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। लीनियर इक्वेशन में ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नाव चला रहा है। उसे 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगने वाले समय से 3 गुना ज्यादा है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं इसको। आपको ट्रिक पे नहीं आना है, ट्रिक आप भूल जाओगे। इससे अच्छा आपको बेसिक से जाना है, जैसे लीनियर इक्वेशन हम क्लास 10th में पढ़ा था उसी टाइप से जाना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट सॉल्व करने में लगेगा। तो देखिए मैं मान लेता हूं कि जो बोट है या फिर जो पर्सन है उसकी चाल है v मान लेता हूं, और ये हमें दिया हुआ है कितना है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है। और जो उसकी है धारा की चाल है, धारा की चाल को हम मान लेते हैं स्ट्रीम vs मान लेते हैं, और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें धारा की गति निकालना है तो vs मान लेते हैं। ठीक, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे करते हैं। 40 किलोमीटर वो प्रतिकूल जा रहा है, यानी कि अपस्ट्रीम जा रहा है, और 40 किलोमीटर नहीं डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो आपको एक चीज पता है ना कि जब
डाउन स्ट्रीम जाते हैं यानी अनुकूल जाते हैं, यानी धारा भी इधर ही जा रही है और पर्सन या फिर नाव भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, उनकी स्पीड तेज हो जाती है क्योंकि धारा भी इधर लेके जा रही है और बोट भी उधर ही जा रहा है, तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए जुड़ जाता है। और अगर धारा की गति इधर है और जो पर्सन या फिर बोट की गति इधर है, इसको बोलते हैं कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम बोले या फिर प्रतिकूल बोले, तो इसमें क्या होता है, चाल माइनस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके अपोजिट साइड जा रहे हैं इसलिए स्पीड कम हो जाती है। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले हम निकाल देते हैं जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम क्या होगी, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल क्या होगी, तो अनुकूल जाने में दोनों की स्पीड जुड़ जाती है यानी BV प्लस VS, ये हो जाएगा। और V अपस्ट्रीम क्या होगा, VV माइनस VS होगा। और हमें ये तो दिया ही हुआ है, ये 5 है, यहाँ पे 5 है, ये 5 यहाँ पे लिख देना आपको। ठीक, अब हम निकालते हैं इसमें टाइम कितना लग रहा है, कि धारा के अनुकूल जाने में कितना टाइम लग रहा है, धारा के प्रतिकूल जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ये होता है। अब हम निकालते हैं सबसे पहले डाउन स्ट्रीम जाने में, TD लिख देता हूं इसको। डाउन स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है, डिस्टेंस कितना जा रहा है, 40 जा रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है। और स्पीड क्या है उसकी, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये है, यानी 5 प्लस VS ये है। और T अप निकाल लेते हैं, U निकाल लेते हैं, यानी कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। और स्पीड क्या रह रही है उसकी, तो 5 माइनस VS रह रही है। क्वेश्चन में उसने एक चीज बोला है कि इट टेक्स ट्राइस एच मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम आने में वो 3 गुना टाइम ले रहा है, डाउनस्ट्रीम से 3 गुना ज्यादा टाइम ले रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो वो अपस्ट्रीम जा रहा है TU इज इक्वल टू TD से 3 गुना ज्यादा, 3 गुना टाइम ले रहा है, 3 गुना ज्यादा नहीं, 3 गुना टाइम ले रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा लिखता तो इसको हम प्लस करना पड़ता हमें से, तो 3 गुना टाइम ले रहा है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, TU हमें पता है, TD हमें पता है, रख देते हैं इसमें। TU क्या है, 40/5 माइनस VS इज इक्वल टू TD हमें पता है, TD कितना है, 40 प्लस 5 प्लस VS इंटू 3, 40 से 40 कट गया। अब इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपके पास है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी, यानी 5 प्लस VS इज इक्वल टू 15 माइनस 3VS, ऐसा बनेगा। VS वाले को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4VS इज इक्वल टू, और 5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि VS क्या हो जाएगा, 10/4, 10/4 यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको बेसिक से जाना है, भले 1-2 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम यही कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आशा करता हूं आपसे बन जाना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए AP से। AP के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी फॉर्मूले थे, आपको मैंने टॉप 200 वाली सीरीज में करवा दिया है। ये वाला क्वेश्चन एक करवा देता हूं आपको, काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें निकालना है हमें बीच वाला टर्म निकालना है, तो वो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अगर टोटल टर्म ऑड है यानी 9 मान के चलो, तो बीच वाला टर्म निकल जाएगा इजिली, 5वें नंबर वाला जो टर्म होगा वो बीच वाला होगा। लेकिन अगर टोटल टर्म सम है, इवन है, तो बीच वाला टर्म क्या होता है, 2 संख्या निकलेगी हमारे पास, 2 बीच की 2 संख्या निकलेगी। तो बीच वाला टर्म निकालना है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम D निकाल लेते हैं। अगर ये AP है तो D निकालने जाए, यानी कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देते हैं, तो -7 -11 को घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 11 में से 7 गया तो कितना आया, 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो 4 है, D निकल गया। लास्ट पद हमें पता है, AN पता है हमें, AN कितना है, 49 है। तो हम N निकाल लेते हैं, N यानी कि टोटल कितने इसमें टर्म्स है, कितने पद है। तो कैसे निकालेंगे, AN वाला फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ये लगाएंगे। AN हमें पता है कितना है, 49, A हमें पता है कितना है, 11, पहला पद होता है A, ठीक, प्लस N हमें पता नहीं, N-1, D हमें पता है 4। बस हमें इसको सॉल्व करना है, देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 11 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 60 इज इक्वल टू N-1 इंटू 4, 4 से काटते हैं 15 बार में जाएगा, 15 इज इक्वल टू N-1, और ये एक -1 इधर चल जाएगा, N इज इक्वल टू 16। तो टोटल पद इसमें कितने, 16 पद है इसमें टोटल। तो बीच वाला पद कौन सा होगा, 16 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एक 8वां होगा और एक 9वां होगा, यही दोनों होंगे ना बीच के पद। ओके, तो 8 और 9वां पद इसमें से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, तो ये निकलेगा A8, यही वाला फॉर्मूला लगेगा AN वाला,
ए प्लस 8वां पद निकालना है तो n माइनस वन इंटू डी, यानी 8 माइनस वन तो 7d। तो ए कितना है हमारा -1 प्लस 7d, 7 इंटू 4, ठीक। तो -11, 7 चौको 28, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17। 17 आ गया 8वां पद। 8वां पद 17 है तो 9वां पद आपको दोबारा ऐसे नहीं निकालना है, हमें डी पता है, डी कितना है 4, इसमें 4 जोड़ देंगे 9वां पद आ जाएगा। 17 4 21, तो 17 और 21 ये हो गए हमारे बीच वाले पद, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा, हर एक प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा आपको, और हर एक प्रैक्टिस सेट में डालने का उद्देश्य यही था कि मुझे लग रहा है कि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस कॉन्सेप्ट पे। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझिए। दो त्रिभुज है अगर ABC और DEF, अगर ये दोनों सिमिलर है यानी कि समरूप है, ठीक है, अगर ये दोनों समरूप है तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात वो बराबर होता है, यानी ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होगा। हम बोल सकते हैं कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये होगा। और साथ में इनकी एरिया के वर्गमूल के बराबर भी होगा, यानी अंडर रूट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF, ये लिख लेना है आपको, ठीक है। उनके अंडर रूट के बराबर भी होता है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। इसने बोला कि ABC और QRP दो त्रिभुज है, ये दोनों क्या है समरूप हैं, सिमिलर है, और ये हमें उन दोनों का एरिया का रेशियो दे दिया है। देखिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR हमें दिया हुआ है 9/4, 9/4 दे रखा है, ठीक। और हमसे पूछा क्या गया, PR पूछा है, BC भी दे रखा है, ठीक। अब देखिए मैं इसमें डायरेक्ट सिमिलरिटी लगाता हूँ। डायरेक्ट सिमिलरिटी कैसे लगाते हैं, बिना किसी डायग्राम बनाए हुए, देखिए कैसे लगाऊंगा मैं। BC कहाँ है, ये लास्ट वाले दो हैं, तो देखिए BC अपॉन क्या होना चाहिए, ये लास्ट के इसके भी दो होना चाहिए, यानी RP या फिर PR, ठीक है, इज इक्वल टू, हमसे क्या पूछा है PR कहां पर है, PR यही है PR, ये तो हमें यहां से मिल जाएगा, बस PR तो निकल ही जाएगा। और अभी मैंने बताया कि जो इसका रेशियो होता है वो इनके एरिया के वर्गमूल के बराबर होता है, तो एरिया अंडर रूट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ठीक। यहां पे लिख देता हूं मैं BC अपॉन RP या फिर PR इज इक्वल टू अंडर रूट, इसकी वैल्यू दिया हुआ है हमें, ABC अपॉन इन दोनों का एरिया कितना है 9/4 दिया हुआ है, ठीक। और BC की भी वैल्यू दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है 15, तो 15 अपॉन PR इज इक्वल टू अंडर रूट 9/4, 9 बाहर निकल जाएगा, क्या बन के निकलेगा 3, और 4 बाहर निकलेगा 2 बन के, ठीक है, इनका अंडर रूट होता है। तो 15/PR इज इक्वल टू 3/2, 3 से कितनी बार में जाएगा 5 बार में, तो PR की वैल्यू कितनी आ गई 5 दूनी 10 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो इनका जो साइड का तो रेशियो बराबर होता ही है, साथ में जो इनका एरिया होता है उसके अंडर रूट के बराबर भी होता है। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया निकालना है हमें ट्राइंगल का, इस टाइप का क्वेश्चन भी आने की संभावना है। एक एरिया निकालना है हमें ट्राइंगल का जिसके शीर्ष बिंदु हमको पता है, शीर्ष बिंदु हमें पता है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब भी हमें शीर्ष बिंदु पता हो, देखिए ये 3 शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, यानी x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे अगर नेगेटिव आए तो लास्ट में वो पॉजिटिव कर देगा। मॉड x1 को लेना है, x1 लिया हमने तो ये दोनों, इसके बाद ये दोनों, यानी कि y2 माइनस y3 होगा, ठीक। फिर प्लस x2 लेना है, x2 अगर आप इसको लोगे तो इसको छुपा देना है, बाकी ये बचेगा y3 माइनस y1 आएगा अंदर। फिर जब आप x3 लोगे तो x3 वाले को छुपा देना है, इसको क्या बचा है y1 माइनस y2, इस टाइप से याद कर सकते हो आप इसको। जो जिसको भी लोगे उस वाले को छुपा देना है, बाकी 2 को माइनस कर देना है, ठीक। तो 1/2
अब इसको डायरेक्ट देखिए सॉल्व करेंगे। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया और ये इसके अंदर y1 y2 y3 हो गया। x1 की वैल्यू कितनी है 3, फिर क्या लगेगा y2 माइनस y3, y2 कितना है तो ये 0 है, 0 माइनस y3 कितना है 4, ये y3 है 4, ठीक, प्लस x2, x2 कितना है तो हमारे पास x2 है 7 है x2, ठीक, इंटू y3 माइनस y1, y3 कितना है 4, ठीक, 4 माइनस y1 कितना है 0, ठीक, 0 आ गया, प्लस x3, x3 कितना है 8, x3 कितना है 8, अंदर क्या आएगा y1 माइनस y2, y1 क्या है 0 माइनस y2 कितना है y2 भी 0 है, ठीक, ये मॉड, बस 1/2 मॉड 3। अब देखिए ये इंटू हो जाएगा इसका तो ये हो जाएगा -12, ठीक है, 0 में से -4 जाएगा तो -4 और -4 के इंटू 3 से करेंगे तो 12 -12 प्लस ये 0 घटाएंगे 4 में तो 4 ही रहेगा और 7 चौको 28 हो जाएगा ये, और ये 0 है, 0 के इंटू इससे 8 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक, 28 में से 12 घटाते हैं, 28 में से 12 घटाया यानी कि 16 आ गया और इसको काट लेते 2 से कितनी बार में जाएगा 8, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा या फिर जो भी मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार से इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। समझ में आ गया? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज, जो प्रत्येक परमेय संख्या होता है वो क्या होगा? परमेय संख्या क्या होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या एक परमेय संख्या नेचुरल नंबर हो सकता है? नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? जो 1 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3, इसमें 0 नहीं आता कभी भी, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये होता है। तो क्या जो रैशनल नंबर है वो नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम देखें ये माइनस में भी हो सकता है, -7/5 ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है लेकिन ये एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो पहला वाला कट। दूसरा देखिए क्या ये इंटीजर हो सकता है? इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, जो फ्रिक्शन में ना हो, यानी कि जो जिसमें पॉइंट ना हो, दशमलव ना हो, उसको बोलते हैं इंटीजर। और अभी हमने देखा कि जो ये परिमेय संख्या ये तो P/Q के रूप में रहता है, ये तो जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट में देगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, यानी पूर्णांक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी रियल नंबर हो सकता है, तो हाँ रियल नंबर होता है, जितने भी नंबर है सब रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? जिसको हम नंबर, जो स्केल होता है, नंबर रेखा जो होती है उसके ऊपर हम इसको निरूपित कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू नेगेटिव फिर 0 से लेके पॉजिटिव तक होती है। तो हाँ प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। और ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, क्या होल नंबर हो सकता है? पूर्ण संख्या हो सकती है? तो पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके जाता है, तो ये पूर्ण संख्या भी नहीं होती, ये रियल नंबर होता है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको जितने भी मॉक टेस्ट है सब में आपको यूक्लिड की जो अभिधारणा है, पोस्टुलेट्स है या फिर एक्सियोम है, उससे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो आपको ये कवर करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कहां से करना है। इंग्लिश मीडियम वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है आपको और इसको रट लेना है। ये यूक्लिड की कुछ एक्सियोम और पोस्टुलेट्स हैं, इसको आपको एज इट इज रट लेना है। मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट वीडियो बना दूं जिसमें आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना है यूक्लिड की एक्सियोम और पोस्टुलेट्स। और हिंदी मीडियम वाले को ले दे देता हूं मैं, हिंदी मीडियम वाले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यूक्लिड की अभिगृहित और अभिधारणाएं, अभिधारणाएं कितनी है इसकी? टोटल 5 है, तो अभिधारणाएं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा बताओ, तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा ऑप्शन नंबर डी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जितनी भी यूक्लिड की अभिधारणा है उसको आपको रट लेना है, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बोला स्क्रीनशॉट लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, उसको बार बार आपको पढ़ना है, तो आपको याद हो जाएगी यूक्लिड की अभिधारणा और एक्सियोम। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैथ की और लास्ट वीडियो आएगी मैथ से रिलेटेड, उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।